नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें रिसीव भी किया, जहां वो मुलाकात करते हुए नजर आए। गले लगाकर पुतिन का स्वागत भी किया और इसके बाद एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी और पुतिन प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले और वहां पर पहुंचे, जहां दोनों ने डिनर भी किया। अब कल दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। इसी दौरान भारत और रूस के बीच करीब 25 समझौतों पर मुहर लग सकती है। 25 समझौतों पर, इसमें सबसे अहम है डिफेंस डील। बताया जा रहा है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 की खरीद पर भी मुहर लगाई जा सकती है। दिल्ली में दो दोस्त गले मिले तो पूरी दुनिया की निगाहें इस तस्वीर पर टिक गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुतिन का शानदार स्वागत हुआ तो पूरी दुनिया इस तस्वीर को देखती रह गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के स्वागत के लिए खुद पहुंचे। गले लगाकर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन 2 दिन और करीब 30 घंटे दिल्ली में रहेंगे। 23वीं भारत रूस समिट में शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और रूस के बीच कई मुद्दों को लेकर बात होगी। इस दौरान कई अहम समझौते होंगे, जिनमें सबसे अहम है डिफेंस डील। बताया जा रहा है कि रूस से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीद सकता है। इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात हो सकती है। S-500 की खासियत है कि 600 किलोमीटर दूर तक मिसाइल और विमान को गिरा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी रोक सकता है। कई टारगेट को एक साथ ट्रैक करके तबाह कर सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट के छोटे सैटेलाइट मार सकता है। ट्रक पर चलता है, इसलिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रूस के 5वें जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 को लेकर भी बातचीत होगी। Su-57 की स्पीड 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 18,500 किलो है। फाइटर जेट की ऊंचाई करीब 15 फीट है। इसकी लंबाई 65 फीट है। 10,000 किलो का वेपन पेलोड ले जा सकता है। रूस अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उसकी तकनीकी बिना शर्त के भारत को देने को तैयार है। और अगर Su-57 और S-500 को लेकर डील पक्की हो गई तो दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। रूस भारत का बहुत पुराना मित्र है और जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी जो भारत यात्रा पे आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्ता है और मजबूत होगा और न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत रूस ने मदद की है और रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो ये उनकी यात्रा बहुत सफल होगी और हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी से वो मिल ही रहे हैं और वो सीनियर लीडरशिप से देश की मिलेंगे और उससे उनका जो है और हमारे देश का, भारतवर्ष का विकास ही होगा और फायदा ही होगा। पुतिन का भारत दौरा बेहद खास है। इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते नए शिखर पर पहुंचेंगे और इसके संकेत तब मिल गए जब रूस ने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। रूस की संसद ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता किया। रूस ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी, यानी भारत और रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों की मदद ले सकेंगी। ये समझौता संकेत है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत आए हैं। जो रशिया की जो पार्लियामेंट है, डूमा लोअर पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जो एक एग्रीमेंट था रशिया और इंडिया के बीच में, रेलॉस उसका नाम है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, उसको उनकी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। उनकी पार्लियामेंट का नाम डूमा होता है और ये जो है भारत के लिए भी जरूरी है। अगर हम रीजनल
जियोपॉलिटिकल बैलेंस देखेंगे, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश भी आजकल सिचुएशन वहाँ उतनी अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला जुला के देखें और अमेरिका का जो इस रीजन में अभी रुख है उसको भी ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी और बाकी जो रीजनल पावर्स हैं, हमारे रीजनल देश हैं हमारे इस रीजन में, उनके लिए भी। भारत के लिए रिलोज समझौता सिर्फ सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक रूप से भी फायदा पहुंचाएगा। रूस के साथ रिलोज समझौता भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी नौसैनिक बंदरगाह फैसिलिटीज तक पहुंच देगा, जिससे भारतीय नौसेना की पहुंच और ध्रुवीय जल क्षेत्रों में संचालन क्षमता बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दोस्ती दमदार। दरअसल पुतिन भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान ये उम्मीद है कि डिफेंस डील को लेकर कोई बहुत बड़ी डील या फिर करार या फिर समझौता हो सकता है। हालांकि Su-57 की हम लगातार बात कर रहे हैं, S-500 की हम बात कर रहे हैं, 400 की हम बात कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या रणनीति जो है वो S-500 को लेकर, यानी जो पूरी तरीके से जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर भी बातचीत होगी और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मेहमान के तौर पर श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधाकर जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ, आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत मैं श्रुति जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। डिफेंस डील जो कि बहुत महत्वपूर्ण करार है, बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, इसको किस तरीके से देखती हैं? पुतिन भारत आ चुके हैं लेकिन अपने साथ बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, भारत को बहुत कुछ और खास तौर पर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलने वाला है। सही कहा कि डिफेंस डील्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें एक ये नोट करनी पड़ेगी कि जब से यूक्रेन का शुरू हुआ है तो जो रशिया के स्पेयर पार्ट्स हमें मिल रहे थे या मेंटेनेंस इक्विपमेंट जो चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो आ रहा था। तो एक ये पॉइंट तो डेफिनेटली हम रेज करने वाले हैं कि भाई हमारे जो स्पेयर पार्ट्स जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 70% जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स उनसे लेते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो दोबारा से सही टाइम से आ जाएं। उसके अलावा हम 280 मिसाइल्स लेने की बात कर रहे हैं जो आपके S-400 के अंदर हो। हम Su-57 के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। हम सुदर्शन चक्र को एक्सपैंड और एडवांस करने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों के तहत हम अपने डिफेंस आर्किटेक्चर को एज अ नेशन एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाले दिनों में कल को दोबारा हमें ऑपरेशन से दूर करना पड़े या कोई और तरीके का डिफेंस थ्रेट हमारी तरफ आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर जो डिफेंस टेक हम डेवलप करेंगे इंडिजिनियसली, उसके अंदर रशिया हमारा सहायता करेगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हमें आने वाले दिनों में सहायता हो सकती है। रूस के लिए इसमें क्या है? रूस के लिए इसमें ये है कि वो एक थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहा है क्योंकि उसको स्पेयर पार्ट्स ना मेटल्स ना स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए ना एक चक्रव्यूह जैसा उनके आसपास रचा गया है यूक्रेन वॉर को लेकर, तो उनको मिल नहीं रहा है। जो इंडिया की टेक वो डेवलप करेंगे उसके थ्रू वो ट्रेड करके अपने देश को भी सप्लाईज वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन होने वाली है डिफेंस डील्स को लेकर। ठीक है, हमारे साथ सुधाकर जी भी लगातार बने हुए हैं। सुधाकर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि रूसी संसद में पहले इस डील को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, समझौते को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत 5 युद्धपोत रूस के, इसके अलावा 3000 सैनिक जो हैं वो भारत में तैनात किए जा सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मनीषा, सबसे पहले जय हिंद और बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके चैनल में। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट श्रुति मैडम को बधाई देता हूँ। बहुत ही विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे बयान देते हैं। आपका सवाल का जवाब में सिर्फ एक चीज मैं बताऊंगा, उसको है रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर जो आपने दो तीन चीज़ों को आपने सामने लाए हैं। आज के दिन में अमेरिका और चाइना के बीच में जो उनका रिश्ता है, टाइम टू टाइम ये G2 बोलने लगे हैं। G2 का मीनिंग ये है कि जब 20th सेंचुरी में बाइपोलर वर्ल्ड होता था तब सोवियत यूनियन और अमेरिका दो अलग अलग पोल्स थे।
और 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद एक यूनिपोलैरिटी की ये चाहत थी विश्व का, लेकिन ये जगह जगह वो डिक्लाइनिंग सिग्नेचर दिखाने लगे। और अभी तक ये खुद ही एहसास नहीं कर रहे थे, अभी तक छाती पीट पीट के कह रहे थे कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और इनकी सुनाई हर जगह होगी, ये चौकीदारी काम करते रहेंगे। लेकिन लेटली डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद ये खुशी की बात यह है कि अमेरिका खुद एहसास करने लगा है कि वो पावर जिसकी बात और जिसकी वो असर्ट कर रहे थे वो नहीं है। और इसी की वजह से चाइना जो है काफ़ी सारे चीज़ों में, आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, आप इकोनॉमी की बात करिए, डिप्लोमेसी तो छोड़ दो, उनका होता नहीं है। ये जो खास तौर पे ये दो चीज़ें, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इनकी बात करते हैं। 12 अप्रैल को मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। हिग जो पीट हेग्सेथ, उनका डिफेंस सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर के बराबर, उनका कहना था 9 अप्रैल 2025 को कि सिर्फ एक देश है जो 20 मिनट के अंदर अमेरिका का जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाहे कितने भी रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिप्लॉयड हो, उसको 20 मिनट के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा चीज उन्होंने इसी के साथ कहा था कि कोई बार वो सिमुलेटेड बैटल ट्रेनिंग के दौरान वॉर गेम करते आ रहे हैं कोई सालों से, पिछले चंद एक साल, 4-5 साल होगा, उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकल रहा है कि एक देश है जो अमेरिका को डिफीट कर देता है, हरा देता है, वो है चाइना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका बेटर लेट देन नेवर, उन्होंने एहसास किए जो हड़बड़ी के साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो सोवियत यूनियन हुआ था 91 में, उन्होंने ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट थोड़ी देर के लिए रहने के बाद 2019 दिसंबर तक जब उनका ऑयल प्रोड्यूस हुआ, शेल गैस प्रोड्यूस हुआ, तब तक वो इंपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट से, तब वो एक्सपोर्ट करने लगे। जब से ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सोचा, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी का डिमांड था, सवाल ये था कि व्हाई इज अमेरिका फाइटिंग अदर्स वॉर, डेड बॉडीज क्यों लेके आ रहे हो आप। तो इसलिए ये दबाव के नीचे हड़बड़ी में अगस्त 2021 को अफगानिस्तान छोड़े थे। लेकिन बिटवीन 2021 और 2025 के बीच में एक उनको रियलाइजेशन हुआ है कि नो सुपर पावर वुड लाइक टू लूज इट्स सुप्रीमेसी एंड अथॉरिटी। इसलिए वो पुश बैक के लिए चाइना जगह जगह घुस गया है, इतना गहराई में चला गया है कि उसको पुश बैक की जरूरत है। आज आपको अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मिडिल ईस्ट में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, ईस्ट एशिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक कारण, चाइना को कंटेन, काउंटर और कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ एक चीज और भी आप देखेंगे, ये जो रूसो यूक्रेन वॉर की लड़ाई चल रही है, ये जो फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का, वो ये है कि यूरोप में शांति आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, रशिया को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उसको रीइंटीग्रेट किया जाए और G8 का मेंबरशिप उसको हालांकि दिया सर जाए। इसके अलावा मैं रेलॉस पर भी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसा समझौता है, इसके आने वाले समय में क्या बदलाव जो है वो भारत के अंदर हमें सैन्य शक्ति के तौर पर देखने को मिलेंगे। आप रहिएगा मेरे साथ, दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच एक और डिफेंस डील होगी तो वहीं दूसरी तरफ कारोबार विस्तार भी होगा और ऊर्जा सहयोग भी बातचीत का एक मुख्य एजेंडा होने वाला है। इसके साथ ही साथ जब पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत होगी तो पूरी दुनिया की नजरें इस बातचीत पर भी होंगी।
जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इसमें बहुत बदलफेर हो रही है। और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी होगा। पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में लंबा रास्ता तय करेगी। भारतीय कारोबारियों और उत्पादकों को रूस में बड़ा बाजार मिलेगा। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच बातचीत में एक बड़ा मुद्दा क्रूड ऑयल का भी होगा। ऐसा पहलू नहीं होगा जो कि रशिया और इंडिया के बीच में अछूता रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंस सबसे हाईएस्ट लेवल की है। पूरे साल में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी जो है हाई लेवल की विजिट हो रही है भारत के अंदर, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये जो दौरा है भले ही कोई फिक्स्ड आउटकम बेसिस ना हो, एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो जरूर होगा। इरादा जो है आगे आने वाले समय में क्या होगा उसके ऊपर तो जरूर एक स्टेटमेंट बनेगी। पुतिन लगभग 30 घंटे भारत में रहेंगे और उनके भारत दौरे पर ट्रंप और जेलेंस्की की भी निगाहें होंगी, क्योंकि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर सारी चाल श्रुति जी, मैं अब आपका रुख कर लेती हूँ। ट्रेड डील को लेकर हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह की एक बड़ी डील की आप संभावना रखती हैं? किया कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। हम उनके साथ कुछ 70 बिलियन के करीब 69 बिलियन के करीब हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं अब, लेकिन उसमें से 65 बिलियन तो जो है 64 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है वो ट्रेड हम उनसे खरीदते हैं, तो हमारा डेफिसिट है। हम कुछ 4-5 बिलियन का ही उनको देते हैं, तो ये जो डेफिसिट ऑफ ट्रेड है ये हमें किसी तरह से ऑफसेट करना है। तो इसके लिए भारत को चाहिए कि रशिया अपना मार्केट इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए खोले, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आने वाले टॉक्स का, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो रशिया अपना मार्केट खोल के इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार है। इसके साथ साथ में हम फर्टिलाइजर में उनसे मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक घटना हुई थी कुछ टाइम पहले पहलगाम के बाद, जब चाइनीज ने हमारी फर्टिलाइजर सप्लाई जो है उनके अनऑफिशियली ही अपने पोर्ट्स पे रोक दी थी, और उसके चलते हमें तब रशिया के पास जाके फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट करनी पड़ी थी। तो एक यूरिया प्लांट शायद इंडिया स्पॉन्सर्ड या कोऑपरेशन के अंदर रशिया में बन सकता है, तो एक पहलू जो है डिस्कस होने वाला है। फार्मास्यूटिकल्स को लेकर एक हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडिया फार्मास्यूटिकल सप्लाई सब पूरे विश्व को करना चाह रही है। हमारे बहुत सारे प्लांट सब जगह पे हैं, इनफैक्ट आप साउथ अमेरिका में देख लें या अफ्रीका में देख लें, सब जगह हैं। तो हम उस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि रशिया की तरफ भी कदम बढ़ाएं, और रशिया भी चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अपना चाइना के ऊपर भी डिपेंडेंसी कम रखना चाहता है, क्योंकि चाइना और रशिया की भी कोई इतनी क्लीन हिस्ट्री नहीं है, उनकी भी वॉर्स हो रखे हैं। तो इस सब के चलते अगर हम देखें तो इंडिया जो है ट्रेड बहुत मल्टी लेवल ट्रेड करना चाह रहा है,
इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर हम उनके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो क्रूड ऑयल से ऊपर भी है। जैसे वो KNPP करके हमारे तमिलनाडु के अंदर जो प्लांट है, उसके अंदर हमें टेक ट्रांसफर और सपोर्ट और गाइडेंस दे रहे हैं, जिसके अंदर यूनिट 1 यूनिट 2 फंक्शनल है, यूनिट 3 जो है प्री स्टार्टअप प्लान में है, यूनिट 4, 5 और 6 जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहे हैं। फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं, जो इंडिया को ग्रीन एनर्जी के पास ले जाएंगे, उस चीज को लेकर भी हम उनके साथ मदद की उम्मीद रखते हैं। तो ट्रेड जो है वो हमारा मल्टीलैटरल होने वाला है। हम सिर्फ एक खनिज को लेकर या क्रूड ऑयल को लेकर नहीं रुकने वाले। एनर्जी सेक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके अंदर ट्रेड ट्रांसफर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी स्टेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रेड होगा, ये डायरेक्ट किस तरीके से होने वाला है, ये रूपी रूबल वाला जो क्वेश्चन है, ये किस तरह से रिजॉल्व होगा बिना सैंक्शंस के। क्योंकि जहां हम डायरेक्ट ट्रेड देख रहे हैं या जहां ऐसा लग रहा है कि इंडिया और रशिया डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये लोग सैंक्शंस लगाए थे, जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर लेके लगा दिया है कि ये जो है ये रशिया के वॉर को फंड कर रहा है। तो हमें सैंक्शन फ्री जोन्स अपने जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा फोकस में लाना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम किस तरह से सुधाकर जी का रुख कर लेते हैं। सुधाकर जी, सैंक्शंस फ्री जो इकोनॉमिक फोकस है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इकोनॉमिक फोकस पर ध्यान देने के बाद ये मान लिया जाए कि 2030 तक का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। सुधाकर जी, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, ये सवाल आप मेरे लिए पूछ रहे थे? जी सुधाकर जी, दोबारा इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? सर, मैंने ये पूछा कि इकोनॉमिक फोकस पर क्या सोचते हैं आप कि क्या दोनों पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इकोनॉमिक फोकस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये डील होने वाली है, और क्या आप ये मानते हैं कि आने वाले 5 साल यानी 2030 तक का रोड मैप तैयार है? एब्सोल्युटली। ये देखिए, दिस इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच जो अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो श्रुति ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो रहा है पूरा ग्लोबल ऑर्डर को, रीबैलेंसिंग ऑफ पावर साउथ एशिया में। एक तो ये हो गया, जो मैं पूरा बोल नहीं पाया मैंने, ये एक्चुअली जो अमेरिका और चाइना हमारे साउथ एशिया के अंदर एक दूसरे को पुशबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा था, वो जो लॉजिस्टिक बेसिस खोलने का, कुछ 3,500 आके बैठेंगे। सर वो तो एक डिफेंस डील पर बात हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा दर्शक जो है वो ट्रेड डील पर भी समझे, इकोनॉमिक फोकस की तरफ भी समझे। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। इकोनॉमी तब बढ़ेगा जब आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ेगी। आज के दिन में हिंदुस्तान के सामने इकोनॉमी हो या ना हो, सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने खड़ा है वो है थ्रेट बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 के बाद हिंदुस्तान के चारों तरफ अलग अलग किस्म की थ्रेट की काफी असेसमेंट किया जा रहा है। तो वो थ्रेट को जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे तब तक आपका इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। इकोनॉमी, जैसे उन्होंने बताया श्रुति मैडम ने, 68 बिलियन का आज के दिन में इंपोर्ट हो रहा है, 5 बिलियन का ये हो रहा है। अलग अलग चीजें उन्होंने बता रखे हैं। मैं सिर्फ 2-3 चीजें अलग से जोड़ना चाहता हूँ। नंबर 1 है कि उनका भी रशिया के चंद एक फैक्ट्रीज हैं, एंटरप्रीनियर्स हैं, उनको इनकरेज करके हिंदुस्तान के अंदर उनकी फैक्ट्री खोलने का उत्साह किया जा रहा है हिंदुस्तान के तरफ से, चाहे लैंड हो, लेबर हो, और फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी फैसिलिटी दिया जा रहा है। नंबर 2, ये क्योंकि 2030 का आपने टारगेट रखा, इसको हम $100 बिलियन से ज्यादा ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये 150 या 200 बिलियन हो जाए, ये सारे चीजों टारगेट को मद्देनजर रखते हुए। दूसरी चीज है, जो ये जो दरवाजा खोलने के लिए बता रहे हैं ना, कि मरीन प्रोडक्ट या आपका एग्री प्रोडक्ट, ये जो चीजें हैं, इसका एक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक, ये जाता है साउथ चाइना सी के बीच में से। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट टाइमिंग की थोड़ी सी कमी है, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, वरना मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी आपकी पूरी बात को सुनती। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर आपने बातचीत की, और बहुत शुक्रिया श्रुति जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपना विश्लेषण एक बेहतर तरीके से रखने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।